अगर आप लैरावेल में सिर्फ नॉर्मल एडमिन पैनल और नॉर्मल यूजर पैनल बना रहे हैं तो दोस्तों आपको ये जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है ये देख के आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको मल्टीपल डैशबोर्ड और मल्टीपल पैनल देखने को मिलेंगे। वहां पे आपको एडमिन डैशबोर्ड, सब एडमिन डैशबोर्ड, स्कूल डैशबोर्ड, यूजर पैनल, वेंडर पैनल, काउंसलर पैनल, इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों इन सब को प्रोफेशनल लेवल पे कैसे हैंडल किया जाता है, इंडस्ट्री का आर्किटेक्चर क्या होता है, लैरावेल मल्टी डैशबोर्ड किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और एआई का प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज किया जाता है, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें प्रोफेशनल लेवल पे बताऊंगा। जब तक के लिए आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। सिंपल डैशबोर्ड वर्सेस मल्टी डैशबोर्ड सिस्टम। दोस्तों अगर आप बिगिनर है तो आप नॉर्मल डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं जिसमें यूजर का टेबल होता है और एक एडमिन का डैशबोर्ड होता है और इन सबके बेसिक ऑथ होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप रियल प्रोजेक्ट की बात करें, अगर हम रियल प्रोजेक्ट की बात करें तो दोस्तों उस केस में हमें यूजर के बहुत सारे डिफरेंट किस्म की चीजें मिल सकती है। जैसे हमें यूजर का डिफरेंट परमिशन मिल सकते हैं, डिफरेंट यूआई मिल सकते हैं, डिफरेंट वर्कफ्लो मिल सकते हैं और डिफरेंट एआई मिल सकते हैं। और दोस्तों इसी को कहते हैं मल्टी लेवल डैशबोर्ड सिस्टम। रियल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर। दोस्तों जब हम लैरावेल के मल्टी डैशबोर्ड सिस्टम में काम कर रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हमें वहाँ पे एडमिन कंट्रोलर्स मिलते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर मिलते हैं, इसके बाद हमें काउंसलर कंट्रोलर मिलते हैं, एपीआईस मिलती है, शेयर्ड सर्विसेज मिलते हैं। और दोस्तों इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लेयर। और जो वो लेयर हमारी होती है, हमारा गार्ड्स होता है, हमारा रोल एंड परमिशन होता है, शेयर्ड बिजनेस लॉजिक होता है, एपीआईस होती है और सेपरेट यूआई फ्लो होता है। और दोस्तों अगर हमारा स्ट्रक्चर क्लीन नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर प्रोफेशनल नहीं है तो दोस्तों ऐसे केस में हमारा प्रोजेक्ट मैसी भी हो सकता है। अथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। दोस्तों ये मल्टी लेवल डैशबोर्ड सिस्टम का कोर होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे बहुत सारे किस्म के एडमिन होते हैं। तो दोस्तों होता है क्या है कि हम सब में सेम एक्सेस नहीं देते। हर एडमिन में एडमिन के अकॉर्डिंग हमें लिमिटेड एक्सेस देना होता है। जैसे सपोज हमारा एडमिन पैनल है तो एडमिन पैनल को हमने फुल एक्सेस दे दिया, उसके बाद हमारे सब एडमिन आता है तो सब एडमिन में हमें एक्सेस जो होते हैं वो लिमिटेड रखने होते हैं। क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है उस एक्सेस में, क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को हमें ऑथेंटिकेशन के जरिए हमें वो कंट्रोल करना पड़ता है कि हम सब एडमिन में क्या परमिशन दें और क्या नहीं दें। तो ये सारी चीज़ों को हमें प्रोफेशनल लेवल पे देखना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हमारे डैशबोर्ड भी होते हैं जो हमारे फ्रंट एंड के डैशबोर्ड होते हैं। जैसे हमारा स्टूडेंट डैशबोर्ड अलग होता है, काउंसलर डैशबोर्ड अलग होता है। तो स्टूडेंट डैशबोर्ड में हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी एक्सेस होता है वो देते हैं, उसमें भी हम बहुत सारी चीजें नहीं देते, उसमें भी हम लिमिटेड कंट्रोल रखते हैं। इसके बाद हमारा अगर जैसे काउंसलर डैशबोर्ड होता है तो काउंसलर डैशबोर्ड में भी हम परमिशन जो देते हैं वो हम लिमिटेड रखते हैं। तो दोस्तों जितने भी मल्टीपल डैशबोर्ड होते हैं तो हर डैशबोर्ड में हम जो परमिशन रखते हैं वो हम लिमिटेड रखते हैं, उसका एक्सेस की जो गारंटी होती है वो लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि सब में सेम हम वो रखते हैं। और इन सब के लिए हम एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसका अलग बनाएंगे, एडमिन का अलग बनाएंगे, सब एडमिन का अलग बनाएंगे, स्टूडेंट का अलग बनाएंगे, नहीं दोस्तों हम स्ट्रक्चर सेम रखते हैं और उस स्ट्रक्चर में हम एज अ कंडीशन हाँ हम लिमिट डिसाइड करते हैं और जैसी लिमिट क्लाइंट को चाहिए होता है वैसी लिमिट हम वहाँ पे पास करते हैं। फ्यूचर में कभी क्या होता है क्लाइंट लिमिटेशन बहुत ज़्यादा रखवा देता है, बाद में क्लाइंट को लगता है कि हमारा लिमिट जो मैंने रखवाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत कम हो गया। ऐसे केस में क्या होता है कि हमें जो लिमिटेशन है उसको हमें प्लस भी करना पड़ सकता है और उसको हमें माइनस भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हम जब एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फ्यूचर में हमें इसको प्लस और माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए तो इसी कारण दोस्तों हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफी प्रोफेशनल और क्लीन होना चाहिए अगर हम अथेंटिकेशन पे काम कर रहे हैं। शेयर्ड वर्सेस सेपरेट लॉजिक। दोस्तों ये जो बिगिनर है यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो हर डैशबोर्ड में डुप्लीकेट कोड को यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों जो रियल वर्ल्ड है यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है। जैसे कि आपका यहाँ पे शेयर्ड लॉजिक होते हैं, इसके बाद आपके शेयर्ड सर्विसेज होते हैं, आपका रीयूजेबल बिजनेस लॉजिक भी आपको भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे कॉमन मॉडल देखने को मिलेंगे और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका जो एपीआई वो सेंट्रलाइज आपको करनी होती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें प्रोफेशनल लेवल पे करना होता है। अगर हम इन सारी चीजों को पे ध्यान देंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट हमारा फास्ट होगा,
हमारा प्रोजेक्ट लेजी नहीं होगा। इसके बाद जो हमारे जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी प्रोफेशनल होगा, बग भी कम आपको देखने को मिलेंगे, और प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम जो भी उसमें अपडेटेशन होगी वो बहुत ही ईजिली तरीके से होगी। तो दोस्तों हम जब भी इस टाइप की जो चीज़ें करें, जब भी हम लॉजिक वगैरह लगाएं, तो दोस्तों हमें चीज़ों को हर जगह डुप्लीकेसी नहीं रखनी है। हमें जो चीज़ कॉमन है वो चीज़ हम कॉमन करेंगे, जो चीज़ शेयर्ड हो सकते हैं उसको हम शेयर करेंगे। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है जब हम मल्टी डैशबोर्ड सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। एपीआई एंड मोबाइल इंटीग्रेशन। दोस्तों आज के टाइम में ये जो जितने भी एप्लीकेशन बनते हैं वो सिर्फ वेब तक ही सीमित नहीं होते हैं, उसमें आपको मोबाइल का इंटीग्रेशन देखने को जरूर मिलेगा, मोबाइल ऐप जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हम जो बैकएंड है, हमारे वेब का जो बैकएंड होता है, वो वेब का या डैशबोर्ड का वो बैकएंड हमारा सेम ही रहता है। बैकएंड पे हम कुछ नहीं करते। उसके बाद जब हम एपीआई को क्रिएट करते हैं, चाहे हमारा फ्रंट एंड का एपीआई हो या फिर मोबाइल का एपीआई हो, चाहे जो भी एपीआई हो, आईओएस का आपका एपीआई या फिर आपका एंड्रॉइड का एपीआई, दोस्तों ये सबको हम एक ही सेम ही रखते हैं। ऐसा नहीं कि सबके लिए हम अलग अलग एपीआई यूज करते हैं, नहीं दोस्तों, एपीआई भी हमारे सेम होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कुछ कंडीशन लगाते हैं, और वो भी हम पैरामीटर या पेलोड में लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके लिए हम अलग अलग यूज करते हैं। अगर आप अलग अलग यूज करोगे तो प्रोजेक्ट जब बढ़ेगा तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, ऐसे केस में आपका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं जाके आपका प्रोजेक्ट फंस भी सकता है। तो दोस्तों इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि हम अगर एपीआई यूज कर रहे हैं तो सबके लिए सेम ही सारी चीज रहे, अलग अलग हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सबको कॉमन ही यूज करें। स्केलिंग मल्टी डैशबोर्ड सिस्टम। दोस्तों जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और हमारे पास मल्टीपल डैशबोर्ड होते हैं, तो ऐसे केस में दोस्तों हमारे पास थाउजेंड ऑफ यूजर होते हैं, और दोस्तों इन सब को हमें हैंडल करने के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे क्रिएट होना चाहिए, जहाँ पे हमें जो रियल इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती है, जैसे कि उसका जो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है उस पर पूरा पूरा आपको ध्यान देना होता है। इसके बाद दोस्तों हम वहाँ पे क्यू सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं, कैशे जो सिस्टम होता है हम उसको वहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको प्रोफेशनल लेवल पे हैंडल करने के लिए हमारी जो एपीआई है उसको ऑप्टिमाइजेशन एपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखना होता है। अगर हम इन बेस पे फोकस नहीं करें तो फ्यूचर में जब हमारे यूज़र बढ़ेंगे तो ऐसे केस में हमारा सिस्टम बैठ भी सकता है। तो दोस्तों जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ सकता है कि कितने यूज़र आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते हैं। और जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे यूज़र की कोई गारंटी नहीं होती कि कितने यूज़र आ जाएंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख के हमें इन सब पे फोकस करना होता है। रियल इंडस्ट्री चैलेंजेस। दोस्तों जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला होता है और हम एक ही बार में डिलीवर कर देते हैं, नहीं दोस्तों, हमें चैलेंजेस भी बहुत आ सकते हैं। जैसे कि हम जो बिजनेस लॉजिक लगाते हैं उसमें हमें चैलेंज आ सकते हैं, हमारी जो एपीआईज है एपीआईज में भी हमें चैलेंज आ सकते हैं, फिर उसके बाद जो हम जो शेयर्ड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हमें चैलेंज आ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें, ऐसा नहीं कि हम बना दिए तो वो बिल्कुल प्रोफेशन एक बार में बहुत हैंडल हो जाती है, कुछ प्रोजेक्ट में हो भी जाते हैं लेकिन मोस्टली प्रोजेक्ट में यहाँ पे चैलेंज आते हैं। तो दोस्तों हमें इन चैलेंज से बचने के लिए हमें यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से काम करना होता है। यानी कि जैसे अगर आप शेयर्ड सर्विस यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों शेयर्ड सर्विस को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके जितने भी आपने उसमें पैरामीटर या आर्गूमेंट पास किए हैं तो वो आपको समझ के पास करने हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ आगे चेंज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, तो हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों पे हमें नज़र रखनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों एपीआई का भी बहुत बड़ा चैलेंज आता है। कभी-कभी जैसे कि प्रोजेक्ट हमारे जैसे बढ़ता रहता है, क्लाइंट चेंजेस बताते रहते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो एपीआई हमने बनाई थी, क्रिएट करी थी, उसका रिस्पॉन्स और जब क्लाइंट को चेंजेस बता देता हूँ और उस रिस्पॉन्स में बहुत फ़र्क हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाते हैं, बहुत ऐसे कुछ ऐसे हमारे रिस्पॉन्स में कुछ ऐसे की होते हैं जो नहीं आ पाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हमें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है। तो दोस्तों ये चैलेंज हमें हर प्रोजेक्ट में, बड़े प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से अगर आप जब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो, मल्टी डैशबोर्ड सिस्टम पे काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आप लैरवेल में काम करो या किसी भी फ्रेमवर्क में काम करो या फिर आप नोड में काम करो, तो दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है, हमें प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ देखना पड़ता है। हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ती है, फ्यूचर को देख के ही हमें सारी चीज़ें चेंज करना
सारी चीज़ें करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हमें क्लाइंट का भी टोन देखना पड़ता है कि क्लाइंट का क्या टेस्ट है, क्लाइंट कैसा चाहता है, क्लाइंट किस तरीके से उसको बनवाना चाहता है, तो उसके हिसाब से हमें सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। दोस्तों अगर हम एआई की बात करें कि हमें इस केस में एआई को कहाँ पे यूज़ करना है, तो दोस्तों एआई आप यहाँ पे बहुत सारी जगह पे आप एआई को यूज़ कर सकते हो। बॉयलर प्लेट कोड के लिए आप एआई यूज़ करते हो। उसके बाद दोस्तों होता है क्या है कि जैसा हम मल्टीपल डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो जब हम मल्टीपल डैशबोर्ड बनाते हैं, जैसे सपोज करो आपने एक डैशबोर्ड कंप्लीट कर दिया, आपने सपोज आपने क्या किया, आपने एडमिन का डैशबोर्ड कंप्लीट कर दिया, अब इसके बाद आप सब एडमिन का डैशबोर्ड बना रहे हैं। तो दोस्तों जब हम सब एडमिन डैशबोर्ड बना रहे होते हैं, वहाँ पे आप एआई का हेल्प ले सकते हो। वहाँ पे एआई आपको ये नहीं कहेगा कि आप डुप्लीकेट सारी चीज कर दो। वहाँ पे एआई आपको जो शेयर्ड लॉजिक होते हैं, शेयर्ड सर्विसेज होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से आपको सारे कोड को राइट करवाएगा। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें होती है एआई का, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जैसे कि अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं बग आ रहा है, तो डीबगिंग के लिए आप एआई को यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब भी एआई को यूज़ करना तो उसको समझ जरूर जाना। ऐसा नहीं जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम सब एडमिन बना रहे हैं तो वहाँ पे एआई का यूज़ करें। ऐसा भी हो सकता है कि एआई वहाँ पे आपको डुप्लीकेट कोड दे दे, तो वो आपको देखना है कि ये डुप्लीकेट कोड है या फिर उसने शेयर्ड सर्विस या बिजनेस लॉजिक यूज़ किया है। अगर नहीं किया है तो आपको वहाँ पे मैनुअली उसको करना है, या आपको एआई के प्रॉम्प्ट में आपको ये चीज़ आपको समझाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहते हो। तो दोस्तों एआई को यूज़ करने के लिए आपको अपना प्रॉम्प्ट स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आपको प्रॉम्प्ट स्ट्रॉन्ग रखना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एआई हमारे प्रॉम्प्ट को नहीं समझ पाता है। हम एआई को जो चीज़ बताते हैं, वो एआई अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और वो उसको कुछ और समझ के हमें कुछ और दे देता है। तो दोस्तों उसको हमें देख के काम करना है, ब्लाइंडली एआई को यूज़ ना करें। दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत सारे सिस्टम बनाए, ऐसे भी प्रोजेक्ट बनाए जिसमें मल्टीपल डैशबोर्ड है, और मैंने हर फ्रेमवर्क में बनाया है। मैंने उसको लैरावेल पे भी बनाया है, नोड पे भी बनाया है, उसके बाद मैंने रिएक्ट भी यूज़ किया है। तो दोस्तों मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो उसमें हर चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ। इसके बाद मैं एआई को भी दोस्तों मैं समझ के यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने ब्लाइंडली उसको यूज़ कर लिया। अगर मैंने ब्लाइंडली यूज़ किया तो बाद में दोस्तों मेरा प्रोजेक्ट फँस सकता है। और अभी तक अब मेरा प्रोजेक्ट, ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र है कि अभी तक मेरा प्रोजेक्ट ऐसा फँसा नहीं कि मैं कह दूँ कि ये प्रोजेक्ट अब बंद करना पड़ेगा। मोस्टली डेवलपर दोस्तों जब काम कर रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट ऐसी जगह जाके फँस जाता है जहाँ पे उनको हाथ खड़े करने पड़ते हैं। तो दोस्तों आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों से बचें। दोस्तों अगर आप प्रोगो ज्वाइन करते हैं, प्रोगो में हम आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं इन सारी चीज़ों पे, हर चीज़ पे हम आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।